वन का वन कह रहा है कि इसमें जो खाली स्थान है उसको भरना है। कह रहा है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। कह रहा है कि जितने भी वृत्त होते हैं, और ब्रैकेट में दे रहा है सर्वांगसम या समरूप। तो आप बताइए मुझे, जो पिछला क्लास आपने अगर किया होगा तो आप आंसर खुद से भर सकते हो कि मैं यहाँ एक वृत्त बनाता हूँ, एक ये वृत्त बनाता हूँ, एक ये वृत्त बनाता हूँ। इन्हें देख करके आपको क्या लगता है कि ये समरूप है या सर्वांगसम है? बताइए। सबकी आकृति एक जैसी है, सब एक जैसे हैं, तो ये समरूप है। क्या है? समरूप। क्या ये सर्वांगसम है? नहीं। सर्वांगसम होने के लिए इनका आकार भी बराबर होना चाहिए था, लेकिन कहा जा रहा है सभी वृत्त, जितने भी वृत्त बनाए जाए सबके सब सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे? तो समरूप तो हो जाएंगे, एक ही जैसे सबके सब दिखेंगे, लेकिन सर्वांगसम सभी वृत्त नहीं हो सकते। तो हम क्या भर देंगे? पहले वाले में समरूप भर देंगे, सिमिलर भर देंगे। चलिए दूसरा, कह रहा है सभी वर्ग खाली जगह होते हैं, समरूप और सर्वांगसम ही भरना है। क्या भरेंगे दोनों में से? कह रहा है सभी वर्ग, ये पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने किया था। चलो ये देखो, एक छोटा सा हमने वर्ग बना लिया। वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। एक और हमने यहाँ वर्ग बना लिया, ये, इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। मान लो प्रत्येक कोण कितने का है? 90 का। तो ये दिखने में दोनों एक जैसे हैं, समरूप तो है। क्या ये सर्वांगसम है? नहीं। सर्वांगसम होने के लिए आकार में बराबर होना आवश्यक है। आई बात समझ? सर्वांगसम होने के लिए आकार में बराबर होना आवश्यक है। आई बात समझ? तो हम यहाँ भी कहेंगे कि ये दोनों समरूप तो है परंतु सर्वांगसम नहीं है। तो यहाँ भी इस प्रश्न में भी जो खाली स्थान है उसको हम समरूप भर देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं तीसरा। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, बहुत ही आसान है। ठीक है, जो भी बच्चे इस प्रश्न को देख रहे हैं, आप सबसे पहले इसका पहला वीडियो, ट्रायंगल का सबसे फर्स्ट वीडियो देख करके आइए। वो अगर आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में यहाँ पर आएगा, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि समरूपता और सर्वांगसमता में क्या अंतर है मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे कह रहे हैं सभी खाली जगह भरना है, तो एक बार समबाहु रख के देख लीजिए। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, और एक बार समद्विबाहु, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोनों में कौन सही है? आंसर है ये सही है, ये गलत है। कैसे? देखिए, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। तो आप छोटा समबाहु त्रिभुज बनाइए या बड़ा समबाहु त्रिभुज बनाइए, इसका तीनों कोण 60 60 60 का, इसका भी तीनों कोण 60 60 60 का, और ये हमेशा एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक हमने समद्विबाहु बनाया, समद्विबाहु का शर्त ये होता है कि इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तीसरी बराबर नहीं होनी चाहिए। दो भुजा आपस में बराबर हो, तीसरा वाला उससे अलग होना चाहिए। तो ये हमने समद्विबाहु बना लिया। अच्छा, एक और हमने देखो ऐसा बना लिया, ये देखो, ये दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन ये वाला उससे बड़ा कर दिया मैंने। ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन ये उससे अलग है। तो समद्विबाहु ये भी है, समद्विबाहु ये भी है, लेकिन क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं? क्या ये समरूप है? क्या ये वाला, क्या आपको इसमें जो है सो कि क्या ये तीनों कोण का बराबर दिखा सकते हो? आई बात समझ में? समरूपता के शर्त होते हैं, आगे चल के आपको और स्पष्ट हो जाएगा। परंतु आप खुद बताओ कि ये भी समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर है, इसमें भी दो भुजा बराबर है, और ये दोनों क्या एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं। तो ये समरूप जो है सो कि नहीं होंगे। आई बात समझ? परंतु एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है और कोई दूसरा समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, ये छोटा बनाओ बड़ा बनाओ कैसे ही बनाओ, सोच के देखो ना। एक और बड़ा बना लो, समद्विबाहु, सॉरी समबाहु। समबाहु त्रिभुज बनाइएगा तो तीनों भुजा बराबर आपको लेने ही पड़ेंगे, और जैसे ही तीनों बराबर लीजिएगा, जैसा ये दिखेगा वैसा ही ये भी दिखेगा, वैसा ही ये दिखेगा। आकार में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन दिखने में एक जैसे रहेंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये बड़ा ही आसान है। तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? समबाहु भर देंगे यहाँ पे, कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, चलो इस प्रश्न को समझते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान से समझिए। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं? तीन भुजा वाले को हम त्रिभुज कहते हैं, चार भुजा वाले को चतुर्भुज कहते हैं, पांच भुजा वाले को पंचभुज कहते हैं, छह भुजा वाले को षष्ठभुज कहते हैं, सात भुजा वाले को सप्तभुज कह सकते हो, आठ भुजा वाले को अष्टभुज कह सकते हो,
तो इस तरीके से आप ऐसे करते चले जाओ। बेसिकली 4 भुजा वाले को चतुर्भुज हम लोग बार बार बहुत अधिक तक पढ़ते हैं, लेकिन पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज ये सब जो आते हैं सबको हम लोग बहुभुज कहते हैं। क्वेश्चन है कि सर क्या पंचभुज को बहुभुज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सर षष्ठभुज को बहुभुज बोल सकते हैं? बिल्कुल बहुभुज बोल सकते हैं। बहुत सारा भुजाओं से बना हुआ ज्यामिति आकृति, आई बात समझ में? सर क्या हम लोग चतुर्भुज को भी बहुभुज बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई बात समझ में? 4 भुजा उसमें भी है। जैसे आप कैसे बोलते हो बहुपद जब पढ़ाई करते हो तो 1 पद से बना हुआ एक पदी, 2 पद से बना द्विपदी, 3 पद से बना त्रिपदी, 4 पद से बना चार चतुर्थपदी को जैसे कि। तो अब 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद तो क्या बोलते हो? सीधे बहुपद बोल देते हो। बहु का मतलब क्या? बहुत सारा पद से बना हुआ। वैसे ही बहुभुज का मतलब क्या? बहुत सारा भुजा से बना हुआ। आई बात समझ में? तो बेसिकली शुरू में तो हमारा नामकरण होता है 1 2 3 को लेकर के, तो हम लोग जैसे कि त्रिभुज चतुर्भुज बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे कि सबको बहुभुज में आप रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को 4 भुजा से वाले ट्रायंगल को छोड़ के ये जो प्रश्न है बेसिकली 4 भुजा या उससे अधिक भुजा वाले बहुभुज के लिए लागू है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, मैं जो अभी यहाँ पे लिखने वाला हूं वो 4 भुजा वाले बहुभुज पर या उससे अधिक भुजा वाले बहुभुज पर लागू होने वाला है। चलिए ध्यान रखिएगा, लिखिएगा। यदि दो, इसका आंसर करने से पहले ये आपको लिखने नहीं है, ये मतलब आप कॉपी में लिख लो, ये एग्जाम में आपको नहीं लिखने हैं, मेरे कहने का मतलब है ये परीक्षा में नहीं लिखने हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आपको बस भरना है बराबर या समानुपाती। मैं सीधे बोल दूं कि यहाँ पे आप जैसे कि एक उसमें भर दो, एक इसमें भर दो, आंसर हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में अगर आता है तो इतना ही आएगा, तो घबराने की बात नहीं है। बस मैं आपको समझाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, ठीक है। इस प्रश्न में कॉन्सेप्ट क्या है। चलो, यदि दो बहुभुज में 4 भुजा 4 या 4 से 4 या 4 से अधिक 4 या 4 से अधिक 4 या 4 से अधिक भुजा हो तो दोनों बहुभुज समरूप तब होंगे जब जब दो शर्त है, इसके 2 शर्त है। शर्त 1, पहला शर्त क्या है? सभी संगत कोण बराबर हो। अब जैसे ही मैं लिखूंगा आप आंसर भी भर दोगे। सभी संगत कोण बराबर हो, ठीक है। और शर्त 2, शर्त नंबर 2, सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो, समान अनुपात में हो। समान अनुपात में हो। ये जो 2 शर्त मैंने लिखे हैं, यही दोनों शर्त से आप आंसर कर दोगे। देखो क्या लिखा गया है, भुजाओं की समान संख्या वाले, मतलब 2 बहुभुज अगर दिया गया है और दोनों में भुजाओं की संख्या समान है, वो समरूप होते हैं तब जब उनके संगत कोण क्या हो? बराबर। सभी संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? बराबर। देखो हम लोगों ने यहाँ इसको भर दिया। अब अगर यहाँ बराबर भर दिए तो यहाँ समानुपाती तो आ ही जाएगा। एवं उनकी, यानी तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? यहाँ क्या भर दोगे? समानुपाती। ये दोनों होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों होने चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं एक एग्जाम्पल लेकर के, कि यहां पे एक हमने वर्ग बनाया, ध्यान से सुनेंगे आप। यहां पे हमने एक वर्ग बनाया जिसके चारों कोण आपस में 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इट्स एंगल ऑफ 90 डिग्री। अच्छा,
आप ये भी जानते हैं स्टूडेंट कि जो आयत होता है, रेक्टेंगल जो होता है, उसके भी जो चारों एंगल होते हैं, प्रत्येक कोण जो होते हैं, एच एंगल, वो 90 के होते हैं। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। लेकिन सवाल पूछा जाए कि क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं? आप तो एज ए देख के बता दोगे कि हाँ सर समरूप नहीं है, क्योंकि एक जैसा नहीं दिख रहा है। सर ये अलग दिख रहा है, ये एक अलग दिख रहा है, और बिल्कुल ये समरूप है भी नहीं, बिल्कुल ये समरूप है भी नहीं। समरूप होने के लिए इसमें दो शर्त होने चाहिए। मैंने क्या लिखा, जो भी मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा, ये किस पे लागू होते हैं? चार भुजा वाले पे, और चार भुजा से अधिक वाले बहुभुज पर। चार भुजा से अधिक वाला बहुभुज होगा उस पे लागू होगा, ठीक है। और उसके लिए दोनों शर्त लागू होने चाहिए, एक नहीं दोनों लागू होने चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोग ट्रायंगल में आएंगे, 4 से 3 पे आ जाएंगे, तीन भुजा वाले त्रिभुज की बात करेंगे, जिसके बारे में हमको बहुत सारा पढ़ाई करने हैं इस चैप्टर के अंदर, तो उसके लिए दोनों में से कोई एक शर्त भी काफी है। दोनों में से कोई एक शर्त अगर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यही इस प्रश्न का पूछने का बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो एनसीईआरटी के प्रश्न बड़े खास होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों शर्त हैं, ये दोनों शर्त बहुत ही कंपलसरी होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको बोला कि आप अपने भैया के साथ आओगे तभी मैं आपको जो है सो कि ये सामान दूंगा, ठीक है। कोई सामान आपने मेरे पास रखे हैं बनाने के लिए या कुछ दिए हैं, आप मेरे पास आए, अकेले आए, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं देना आपको, ठीक है। आपके भैया आएंगे साथ में तभी मैं दूंगा। आपके भैया अकेले आ गए तभी मैं नहीं दे सकता हूं आपको, दोनों साथ में आएंगे तभी दूंगा। तो याद रखोगे, चार भुजा या चार से अधिक भुजा वाले बहुभुज के लिए ये दोनों शर्त होने चाहिए। सभी संगत कोण बराबर हो, सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। तो यहाँ सभी कोण तो बराबर हैं। अब देख के कह सकते हो कि सर ये वर्ग है और वर्ग के चारों को 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 का। अच्छा सर, आयत के भी प्रत्येक कोण 90 90 90 90, तो ये इसका प्रत्येक कोण इसका प्रत्येक कोण के बराबर तो है, बढ़िया। तो एक शर्त तो मिल गया, सभी संगत कोण बराबर होते हैं, होने चाहिए, हो है। दूसरा शर्त सर क्या है? सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। अच्छा, ये क्या होता है? संगत भुजाएं, एक काम करो, क्या होता है कि इसकी एक भुजा लो, संगत भुजा कल बताया था मैंने कैसे लेते हैं। तो हालांकि यहाँ पे कोई भी भुजा लोगे, इसका कोई भी लीजिएगा तो संगत ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि चारों कोण इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है। आई बात समझ में? तो चलो कोई नहीं, ऐसे पकड़ लेते। ये वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, तो मैं मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। परंतु जो आयत होती है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है, सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला 4 है, ये वाला 4 है, लेकिन ये वाला जो है सो कि 6 है, ये वाला 6 है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि रेशियो निकाल के बताओ, अनुपात निकाल के बताओ, ये देखो सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में होने चाहिए। अनुपात कैसे निकालते हैं? जैसे मैं पूछूं आपसे कि 3 और 6 का अनुपात बताओ, तो 3 अनुपात 6 कर ले, तो यानी 3/6 कट के कितना आ जाता है? इसका मतलब हुआ 3/6 कट के कितना आ गया? 1/2, यानी इसी को लिखते हो 1/2 ऐसे। तो इसका एक भुजा ले लीजिए, इस चतुर्भुज का या इस बहुभुज का एक भुजा लीजिए, और फिर इसका एक लीजिए और उसका अनुपात बताइए, ठीक है। तो जरा बताओ, इसका अगर एक 4 लेते हैं आप और एक 6 लेते हैं तो अनुपात कितना आएगा? 4 और 6 का अनुपात कितना आएगा? 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 2 3 6, तो 2:3 आ जाएगा, आएगा। अच्छा, इसका दूसरा वाला लीजिए, ये वाला 4 और ये वाला 4, तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात अब निकालिएगा, तो 4:4 करिएगा तो 1:1 आ जाएगा। अब देखिए ये अनुपात अलग अलग होने लगा, पहले आया 2:3, यहाँ पे आया 1:1। ध्यान सुनिए, ये 2:3 या 1:1। तो ये रेशियो अलग अलग नहीं आना चाहिए, ये रेशियो अलग अलग नहीं आना चाहिए। सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप